आज हम प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित जैक बोर्ड के वर्ग 10वीं के हिंदी बी विषय के मॉडल सेटों में से सेट 3 के खंड ए सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जोहार प्यारे बच्चों, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मेरा नाम कैलाशपति नारायण है और मैं पाकुड़ जिला के महसपुर प्रखंड के अंतर्गत राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय बिरकिट्टी में हिंदी विषय के अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। तो चलिए बच्चों, हम आज अपठित गद्यांश सेट 3 के बारे में चर्चा करते हैं। हिंदी में सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख करना, सौंदर्य को समझना, उसकी अभिव्यक्ति करना सहज है। जब रूप के साथ चरित्र का स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोहर वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। तो बच्चों, हमने अपठित गद्यांश का वो गद्यांश पढ़ा। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 पर हम ध्यान देते हैं। सौंदर्य की परख कैसे की जाती है? तो इसका ऑप्शन डी हम देख रहे हैं कि इनमें से सभी चूंकि मनोहरता के आधार पर हमारा दिया गया है, ये भी होगा। इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर ये भी होगा, और रूप के आधार पर हम तीनों तरह से सौंदर्य की परख कर सकते हैं। तो एक का सटीक आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी। 2 नंबर क्वेश्चन है, कालिदास के प्रकृति वर्णन में किसकी प्रधानता है? हम लोगों ने देखा कि कालिदास के प्रकृति वर्णन में चरित्र की प्रधानता है। पैरा में यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था। 2 नंबर का यहाँ से चला रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन कवि जयदेव के वसंत चित्रण के संबंध में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह इंद्रियों को केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है। यहाँ पैरा में देखेंगे जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है, और इसके ऊपर दिया गया है सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए, यह केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है। 4 नंबर, रसास्वादन की डैश 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 भी होती है। यहाँ पर इसका सटीक आंसर हो जाएगा अनुभूति। रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, संतुष्ट का विलोम शब्द क्या है? संतुष्ट का विपरीतार्थक शब्द, विपरीत अर्थ, उल्टा अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन है असंतुष्ट, जो कि उसका उल्टा अर्थ, विलोम अर्थ, विपरीत अर्थ देता है। चलिए बच्चों, अपठित गद्यांश हुआ। नेक्स्ट सेगमेंट में बढ़ते हैं आगे। ये अपठित पद दिया गया है, आइए देखते हैं। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, काम कितना भी कठिन हो तो बताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही फूले फले, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में है यह ठाना। तो बच्चों, हमने पद्यांश को देखा। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पर
प्रश्न संख्या 6 पर विचार करते हैं। पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो बाधाओं से घबराते नहीं, ऑप्शन ए, ये आपका पहले लाइन में ही मिल जाएगा कि देखकर बाधा विविध बहुत विघ्न घबराते नहीं। यहां से इसका आंसर मिल जा रहा है। क्वेश्चन संख्या 7, दुख आने पर कौन घबराते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जो मेहनती नहीं होते हैं, ऑप्शन बी, वही दुख आने पर घबराते हैं। क्वेश्चन 8, समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं? समय आने पर परिश्रमी लोग शेर का भी सामना कर लेते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9, लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कठिनाइयों को झेलना, कड़ा परिश्रम करना। तो यहां हमारा ऑप्शन डी सटीक आंसर बन रहा है। क्वेश्चन 10, वीर शब्द का विलोम यानी उल्टा विपरीत अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है? तो वीर का उल्टा यहाँ ऑप्शन बी कायर होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट सेगमेंट में बढ़ते हैं जो कि व्याकरण से है। प्रश्न संख्या 11, निम्न में प्रकृति का सही अर्थ है। प्रकृति का सही अर्थ ऑप्शन ए कुदरत होता है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। यहां हम ऑप्शन बी में देख रहे हैं, 12 का ऑप्शन बी, कि निशाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बाद बाकी प्रभाकर, दिनकर, दिनेश सूर्य का पर्यायवाची है। 13 नंबर क्वेश्चन, हिमालय का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन आपका है यहाँ ए, हिम जोड़ आले, हिमालय का संधि विच्छेद होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, आंखें बंद कर लेना मुहावरे का अर्थ है ध्यान न देना, ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 15 नंबर क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाएगा डी, सु जोड़ आगत स्वागत बनता है। क्वेश्चन नंबर 16, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता ला देते हैं, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय आपका 16 का बी आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ दो वाक्य जुड़े हुए हैं हमारे और से, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। 17 का डी आंसर होगा। 18 क्वेश्चन नंबर, रात दिन समासिक शब्द किस प्रकार का है? रात दिन जो कि उल्टे शब्द हैं, विलोम शब्द हैं और वो हाइफन से जुड़े हुए हैं, ऐसे शब्द हमारे द्वंद्व समास हो जाते हैं। 18 का सी आंसर होगा। 19, अभिशाप शब्द का विलोम यानी विपरीत अर्थ क्या होगा? अभिशाप शब्द का विलोम ऑप्शन बी वरदान सटीक आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया, लोकोक्ति का अर्थ है, इसका सटीक ऑप्शन हो जाएगा सी, कि बैल का बैल तो चला ही गया और 9 हाथ का बैल में जो बांधा गया पगहा था, रस्सी थी, वो भी चली गई, यानी दोनों हाथ से गया, यानी कि बहुत बड़ा घाटा होना। चलिए बच्चों, हमने ग्रामर सेक्शन को कंप्लीट किया। अगला देखते हैं सेगमेंट। ये आपके पठित पद्यांश और गद्यांश से हैं। पहला है पठित पद्यांश, जो कि आपके आसपास भाग 2 कबीर की साखी से लिया गया है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एके असिर पीयू का, पढ़े सो पंडित होए। हम घर जाल्या आपनो, लिया मुरारा हाथी, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी। आइए इस गद्य अंश के आधार पर, जो कि हमारे कबीर के साखी से लिए गए हैं, प्रश्न को देखते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ का आशय क्या है? इसका सटीक ऑप्शन हो जाएगा बी, पुस्तकीय ज्ञान जान निकाल देता है। 22 नंबर क्वेश्चन, एके असिर किसे कहा गया है? एके असिर यहाँ ज्ञान को कहा गया है, 22 का बी।
सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, पंडित होने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन डी, परमात्म ज्ञान होना आवश्यक है। कबीर साहब के नजर में पंडित होने के लिए परमात्मा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 24, पोथी पढ़ने में क्या व्यंग है? पोथी पढ़ने में यहाँ पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यंग कबीर द्वारा दिखलाया गया है, तो ऑप्शन डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये हमारे स्पष्ट भाग 2 पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। गद्य अंश डायरी का एक पन्ना पाठ से है। इसके लेखक सीताराम सेकसरिया है। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध समाज अपनी तैयारी में प्रबंध कर चुके समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकाल तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मोन्यूमेंट के पास भोर में भीड़ था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि पुलिस अपना रंग ना दिखावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी। मोन्यूमेंट वाले मैदान में लोग टोलियां बना बना करके मैदान में आने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। चलिए इस गद्य अंश पर आधारित क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देखते हैं। पूर्णोदास पर कौन सा भार था? जो कि पहले लाइन में ही है, सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। तो हमारा सटीक आंसर 25 का 1 हो जाएगा, सुभाष बाबू के जुलूस का। 26 नंबर है क्वेश्चन, स्त्री समाज ने क्या तैयारी की थी? तो हमारा देख रहे हैं कि इस ऑप्शन में स्त्रियां अपना जुलूस निकालने तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। यहां से हमारा आंसर निकल जा रहा है, सभा के स्थान पर पहुंचने ए और स्त्रियों द्वारा जुलूस निकालने बी, ये दोनों दिया गया है। तो हमारा ये दोनों आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी में है, ए और बी दोनों। 27 नंबर क्वेश्चन, अपना रंग दिखाना का क्या अर्थ है? तो अपने वास्तविक रूप में आना अपना रंग दिखाने का सटीक अर्थ होता है। तो 27 का बी आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन, मोन्यूमेंट के पास 1 बजे कैसा प्रबंध नहीं रहा? पुलिस की तैनाती कम हो गई थी। 1 बजे के आसपास जो भोर में पुलिस की तैनाती ज्यादा थी, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा बी 28 का। अब ये आपके संचयन भाग 2 से लिए गए हैं। टोपी शुक्ला कहानी के लेखक कौन है? तो टोपी शुक्ला कहानी के लेखक ऑप्शन सी राही मासूम रजा है। 30 नंबर क्वेश्चन जो हरियर काका से है, संचयन भाग 2, ठाकुरबाड़ी के नाम पर कितने खेत हैं? तो ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत थे। तो बच्चों हमने हिंदी बी के सेट 3 के सेक्शन 1 खंड अ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा किया। 1 से 30 तक के प्रश्नों को देखा और उसे समझने की कोशिश किया। आशा मैं करता हूं कि आपकी सारी जिज्ञासाएं शांत हुई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह की जिज्ञासा या कोई प्रश्न शेष रह गया हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा किसी अगले वीडियो में आपके प्रश्नों का समाधान मैं लेकर आऊं। धन्यवाद।